हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो है कि तत्वों के गुणों में आवर्तिता। अब तत्वों के गुणों में आवर्तिता किसे कहते हैं इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि तत्वों के गुणों में आवर्तिता का कारण क्या है। तो इसके तीन कारण होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसे हम समझेंगे। परिरक्षण प्रभाव किसे कहते हैं या आवरण प्रभाव के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। और तीसरा होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो ये जो तीनों टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी के लिए क्लास 11 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्लास जब 12th में जाएंगे तो ये बेसिक है, तो इसको आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि चैप्टर का ये नाम है क्या है, तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता, ठीक है। और वही बात हम पढ़ रहे हैं कि तत्वों के गुणों में आवर्तिता, तो मतलब गुणधर्मों की आवर्तिता का मतलब क्या होता है। देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है। यदि आप हमसे पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो नहीं पढ़ते हैं, जो पहली बार आज हमसे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप विश्वास रखिए, आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है जी। समझ गए होंगे। तो अब देखिए सिंपल सा तत्वों के गुणधर्मों के मतलब तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता का सिंपल सा मतलब यही होता है, ठीक है। परिभाषा हम करेंगे बट इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि आवर्त सारणी का तो नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। अभी हमने जस्ट पहले ही आवर्त सारणी के बारे में पूरा ये चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। तो यही कहा जाता है कि जब हम आवर्त सारणी में वर्ग में, ठीक है, एक होता है वर्ग, एक होता है आवर्त। हम जानते हैं जो खड़ा खड़ा कॉलम होता है उसे वर्ग कहते हैं, और जो आवर्त का मतलब कि इस तरीके से 7 आवर्त होते हैं। तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर या आवर्त में दाएं से मतलब बाएं से दाएं की ओर जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। मतलब जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु का जो आकार है वो बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुकता का मान बढ़ेगा घटेगा। तो ये सभी उसमें घटनाएं होंगी, और उसी घटना को हम पूरे मिलाकर कह रहे हैं कि जो क्या होता है तत्वों के गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है, मतलब उसके गुणों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं, उसी घटना को तत्वों के गुणों में आवर्तिता कहते हैं। समझ में आ गया ना। सिंपल सा हमने कहा है कि आवर्त सारणी में जो वर्ग होता है तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, या जो आवर्त होता है आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। क्रमिक रूप में मतलब कि तत्वों के गुणों में लगातार परिवर्तन होगा, और इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, तत्वों के गुणों में आवर्तिता कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके परिभाषा पे। वही सब हमने बात लिखा हुआ है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो सिंपल वे में हमने समझा दिया है, ठीक है। देखिए हमने लिखा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, या आवर्त में, ठीक है, या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। मतलब तत्वों के गुणों में क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, आप कह सकते हैं क्रमिक रूप में परिवर्तन होता है, ठीक है। इन गुणों को, जो ये गुण है, यह गुण क्या कहलाते हैं, आवर्तीय गुण कहलाते हैं। मतलब इस गुण को हम आवर्तीय गुण कहते हैं। और जो क्रमिक परिवर्तन की इस घटना को ही हम तत्वों के गुणों में आवर्तिता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि बहुत ही सिंपल सा है, समझ गए होंगे कि जो तत्वों के गुणों में क्रमिक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है, तो उस गुण को ही जिस गुण के कारण ये गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, आवर्तीय गुण कहते हैं। और इस पूरी घटना को ही हम तत्वों के गुणों में आवर्तिता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि पहला जो टॉपिक है समझ गए होंगे।
अब हम समझते हैं कि तत्वों के गुणों में आवर्तिता का कारण क्या है। तो इसके 3 कारण होते हैं। सबसे पहले यही हमने लिखा है कि तत्वों में आवर्तिता का कारण। अब इसके निम्नलिखित कारण होते हैं, मतलब इसके कितने निम्नलिखित कह सकते हैं या आप कह सकते हैं सिंपल में कि इसके 3 कारण होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब आता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना होगा क्या होता है। तो देखिए, हमने आपसे कहा था कि प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिएगा, तो ऐसे आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब्बाऊ का जो नियम है उसमें हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और ये टॉपिक हमने पहले ही कवर करा दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ लीजिएगा अब्बाऊ का नियम। ठीक है, तो जब आप अब्बाऊ का नियम पढ़ेंगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाएगा। यदि आप भी सीरियस हैं क्लास 11 के पढ़ाई करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है क्लास 11 के फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर आप क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियो मिलेंगे, पर टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। जितना हमने कराया है उतना यदि आप पढ़ के चलते हैं तो आपको क्लास 11 में तो दिक्कत होगी ही नहीं, और उसके साथ साथ क्लास 12 में जाएंगे तो उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। दूसरी बात ये आता है, पहला समझ गए, दूसरा आता है, दूसरा कारण है परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, बट परिभाषा से पहले हम समझ लेते हैं कि वास्तव में परिरक्षण प्रभाव होता क्या है। ठीक है जी, इसको हम समझ लेते हैं। परिरक्षण प्रभाव का सिंपल सा मतलब यही है ना कि हम इतनी बात जानते हैं, ठीक है, कि ये नाभिक होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिएगा, हम इतनी बात जानते हैं ये नाभिक है। ठीक है जी, थोड़ा सा और इधर हम बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जिससे आपको बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आए। ये नाभिक है, हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। तो ये हम मान लेते हैं सपोज डैट कि ये इसकी पहली कक्षा है, ये इसकी दूसरी कक्षा है और ये इसकी तीसरी कक्षा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये परमाणु है जिसपे 3 कक्षाएं हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पर कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जब कक्षाएं हैं तो इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इस प्रकार हम मान लेते हैं कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन उसमें हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब सिंपल सा समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। ठीक है, ये जो भी है रेड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी माइनस आवेश वाले हैं, और जो नाभिक होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो आपको बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इस बाहरी कक्षा के वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, इसको खींचेगा। समझिएगा हम क्या कह रहे हैं, बहुत ही डेप्थ में ये बातें हो रही हैं, डीप में आप समझना है थोड़ा सा। ये नाभिक है तो ये प्लस है, इस पर आवेश है, और इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आवेश है। तो जब इस पे प्लस आवेश है तो ये बाहरी वाला कक्षाओं को, इन इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा है, परंतु ये बाहरी कक्षा वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए दूर वाले को भी खींचना है इसको, तो ये क्या करेगा? बल लगाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो जब ये अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु एक और कारण क्या है कि ये जो इसके पहले वाले कक्षाओं वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके साथ साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये भी तो माइनस वाले होते हैं ना, इस पर भी तो माइनस चार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं कि अब सोचिए कि नाभिक दूर है ना इन वाले इलेक्ट्रॉन से, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन माइनस वाला है, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है जो माइनस है। तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हम जानते हैं कि जब माइनस माइनस दोनों होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, जब दोनों सामान्य आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस। इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा इन सभी इलेक्ट्रॉनों को। समझ रहे हैं? मतलब जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं उसके उन इलेक्ट्रॉनों को दूर हटाएगा, उससे जस्ट पहले वाले कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके बाद वाले ये भी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसको प्रतिकर्षित करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये जो क्या हो रहा है कि नाभिक क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन है अंदर वाली जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है इसको दूर भगा रहे हैं। ठीक है, तो इसे ही, इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे ना। बस हमने क्या बताया, परिभाषा हमने तो नहीं बताया आपको, हमने केवल आपको समझाया कि वास्तव में क्या होता है परिरक्षण प्रभाव।
अब हम परिभाषा भी समझ लेते हैं। ये समझ के परिभाषा सिंपल सा है। देखिए हमने लिखा है किसी परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। अब ये परमाणु है तो परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, या इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने यही बताया किसी परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर, मतलब नाभिक की ओर आकर्षित होते तो हैं। ठीक है, आकर्षित होते तो हैं, ध्यान से आप समझेंगे हम क्या कह रहे हैं, होते तो हैं। हमने कहा है किसी परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन या हम कह सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित तो होते हैं, मतलब ये नाभिक की ओर आकर्षित तो होंगे, प्लस है तो ये माइनस वाले को आकर्षित तो करेगा, आकर्षित तो होते हैं, परंतु अंदर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अंदर वाली कक्षाएं हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन या इनके इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। मतलब जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन को, या हम संयोजी ना करके बाहर के इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बाहरी कक्षा मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन पर एक क्या करते हैं, बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, मतलब बाहर की ओर इसको ढकेलते हैं। नाभिक अपनी ओर खींच रहा है और ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है इसको दूर कर रहे हैं, प्रतिकर्षित बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो यही घटना क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। आशा करते हैं आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि समझ में आ जाए। वही बात हमने लिखा है कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित तो होते हैं, परंतु अंदर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर एक प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। यह घटना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। ठीक है, या आवरण प्रभाव कहलाता है। आशा करते हैं आप समझ के होंगे। तीसरा आते हैं, तीसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का सिंपल सा मतलब यह है कि यहीं पे आप समझा दें। ठीक है, समझ जाइए थोड़ा सा, यहीं पे आप यही बात थोड़ा सा सुन ही लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं, सपोज डैट इतनी बात तो आप सिंपल से जानते ही होंगे कि जो क्या होता है, परमाणु होता है तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होते हैं। ठीक है, तो नाभिक क्या होता है, जो नाभिक होता है उस पर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो नाभिक क्या करता है, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर आकर्षित तो करता है, परंतु इसके पास जितना आकर्षण बल है उतना यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। ठीक है, मतलब क्योंकि दूर है ना, ये नाभिक दूर है और ये सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉनों से तो ये सभी दूर ही है ना, तो उतना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस आवेश को ही हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझिए। हमने लिखा है कि नाभिकीय आवेश का वह भाग, मतलब ये जो नाभिकीय आवेश है, ठीक है, नाभिक है तो नाभिकीय आवेश, जो नाभिकीय आवेश का मतलब नाभिक पर जो आवेश है, तो नाभिकीय आवेश का वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर, मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है उसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। समझ में आ गया कि जो क्या है, नाभिकीय जो आवेश है, तो नाभिकीय आवेश का वह भाग, ठीक है, पूरा तो वो ये जो नाभिकीय अपना बल नहीं दिखाता, तो कुछ ही क्या करता है, प्रभाव डालता है, कुछ ही भाग प्रभाव इस पर डाल पाता है। तो वही कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि नाभिकीय आवेश का वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर या बाहरी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालते हैं, उस प्रभाव को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। ये जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है समझ गए होंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मैं वास्तव में बता दीजिएगा कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, समझ में आया है या नहीं आया है। दूसरी बात, यदि आप सीरियस हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है क्लास 11th के फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर क्लिक कीजिए और चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कीजिए। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपके भी कोई दोस्त हैं जो भी आप कॉलेज में अपने जो भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनसे कहिए इस चैनल के बारे में बताइए, उनके पास लिंक को शेयर कीजिए, चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, उनसे बताइए कि इस चैनल से आप भी पढ़ाई कीजिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाई कराया जाता है।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपने समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।